बिल्कुल तो ठीक है। मुझे पूछना था कि तो मैंने पूछ पोस्ट वो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी हो, अगर 52-50 ईयर्स की हो, तो उनकी HMD की कंप्लेन हो या कोई भी पैथोलॉजी हो तो हिस्टेक्टमी करते हैं। तो सर शायद ये BSO करनी है कि नहीं, और किन में करनी है और किन में नहीं करनी है, या एज लिमिट बता दें। आपका क्या ख्याल? सर वार्ड में तो मेरा तो ये ख्याल है कि वो वही सर राशिद वाली बात है कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इंटरऑपरेटिवली ओवरी की लुक कैसी है, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, और और बस इसी तरह की चीज़ों पे एक और थी कुछ और, लेकिन ये है कि फिर वार्ड्स में देखते हैं तो वहाँ पे किसी की BSO हुई होती है, किसी की फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, इंट्रॉप फाइंडिंग भी नहीं होती और BSO की होती है। तो सर ये कंफ्यूजन सी है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी एग्जाम में, क्योंकि कहते हैं कि ओवरीज जो है, कुछ कहते हैं कि 3 से 4 साल तक हार्मोन सिक्रीट करती रहती हैं, कुछ कहते हैं कि 10 से 15 साल तक सिक्रीट करती रहती हैं, इसलिए आपने नहीं निकाली है। नहीं, what do you think is the advantage of taking out the ovaries and what is the disadvantage of taking out the ovaries? तो डिसएडवांटेज तो ये कि सर्जिकल मेनोपॉज सडन होता है और उसमें वो जो सिम्टम्स होते हैं वो सिवियर होते हैं, और HRT की पेशेंट को बाद में जरूरत पड़ सकती है। बाकी अगर आप नहीं निकालते तो ओवीज कीप ऑन सिक्रीटिंग सम मिनिमल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, तो वो ज़्यादा फेवरेबल है। तो मैं तो इसी के हक में हूँ कि अगर कोई इंट्राऑपरेटिवली फाइंडिंग उसकी कोई सस्पिशियस नहीं है और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है पेशेंट की, तो ओवरी छोड़ दी जाए, कि वो ओवरीज का कुछ नहीं है, कुछ नॉर्मल है ओवरीज तो उधर ही छोड़ दी जाए, जैसे कि 52 है या 50 है। देखो, मेरा तो ख्याल है इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। यू जी कीप सर। द थिंग्स वेरी सिंपल एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग इज इस किस्म की डिस्कशन के अंदर जहां पे यू आर छोड़ी भी जा सकें और ना भी छोड़ी जा सकें, कुछ चीजों में तो बड़ा क्लियर है, क्लैरिटी इसमें है। जैसे कि अगर उसकी अपनी कोई सिस्ट की हिस्ट्री है या मेलिग्नेंसी की हिस्ट्री है, फिर तो आप निकाल दोगे। उसकी क्लोज रिलेटिव की कोई अगर चल रही है हिस्ट्री, उसकी मदर में, उसकी बहनों में CA ओवरी, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन होता है, तो फिर भी आप उसको निकाल दोगे। दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स सपोज कि एक पेशेंट है जिसमें कोई इसकी हिस्ट्री नहीं है, उसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमें डर तो पोस्ट सर्जरी ओवेरियन कैंसर की होता है। अगर उसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर ओवेरियन कैंसर का नहीं है, या लेट्स सपोज के कुछ पेशेंट्स में आप करते हो, लेट्स सपोज एंडोमेट्रोसिस में जो रिकमेंडेशन आपकी आ जाती है वो TH BSO आ जाती है कि आपने कंप्लीट रिमूवल है, अगर पेन के लिए आप करना चाहते हो। इन सारे फैक्टर्स में तो जिंदगी आसान है। जिंदगी थोड़ा सा आपको उसमें डिफिकल्टी आ रही है कि जिसमें यू आर एट द बॉर्डर लाइन एज और आपने उसको रिमूव करना है। अगर तो पेशेंट की कोई भी इसी किस्म की हिस्ट्री नहीं है, कोई बिनाइन रीजन की वजह से आप उसकी हिस्टेक्टमी कर रहे हो, तो फिर यू विल डिस्कस दिस थिंग विद द पेशेंट। उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स बता के इन द एंड डिसीजन पेशेंट की होगी। अगर वो कहे कि जी डिसीजन आपकी है, तो अब तो बेशक इवन एट द एज ऑफ नॉट 52, क्या इवन 60 पे भी वो कहते हैं कि जी कुछ ना कुछ ईस्ट्रोजन का इनपुट ओवरी दे रही होती है, तो यू कैन लीव दैट एज सच। आई वुड उसको डिफेंस करना आसान है। इट इज नॉट जरूरी कि जी कि आप उसको करो, आप व्हाट यू कॉल दैट के निकालनी जरूरी है कि नहीं। एक ऐसा केस जिसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सब कुछ ओवरी उसकी नॉर्मल लुकिंग है, और वो एंड ऑफ कोर्स दूसरा उसमें साथ आपने ये भी कहना है कि फाइनल डिसीजन वुड बी डन इंट्रा ऑपरेटिवली, क्योंकि वह चीजें मिस हो जाती हैं इंट्रा ऑपरेटिवली। उस पेशेंट आपको ओवरीज नहीं लग रही नॉर्मल, या उनमें कोई सिस्ट है या कोई एडिशंस हैं, तो फिर देन यू कैन ऑलवेज टेक देम आउट, यू विल टेक द परमिशन। फाइनल डिसीजन वुड बी इंट्रा ऑपरेटिवली। उससे पहले आपने पेशेंट के साथ जरूर डिस्कस करना है, उसके प्रोज एंड कॉन बताने, एंड इन द एंड वो आप डिसाइड कर। थैंक यू सर। सर दूसरा मैंने पूछा था कि जो एक बात समझ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कि क्या जुनैरा आराम से बोले, तो ये आवाज कट रही, थोड़ी सी आवाज में क्लियर नहीं आ रही आपकी। सॉरी सर,
हाँ सर दूसरा, थैंक यू सो मच सर, आपने क्लियर कर दिया काफ़ी। और सर ये दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछना था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में अगर पेशेंट से थी, उसको आईटीपी है और उसका शादी से पहले से ही उसके 3 इयर्स बैक उसका डायग्नोज हुआ था कि उसके प्लेटलेट कम है, उसके भाई की भी प्लेटलेट कम है, तो ये हम्म फैमिली में रन करी है, तो उसकी वो उसकी प्रेगनेंसी भी हो गई है, उसके 70 60 70 तक उसके प्लेटलेट्स रहते हैं। तो सर ये रिपीट कब करवाने होते हैं? मतलब कितने डेली, 12 वाली, वीकली, 2 वीकली, ये किस तरह हमने लेके प्लेटलेट्स को चलना होता है? और उसमें से आगे अगर उसके और कम हो जाए तो फिर किस तरह उसको एक तो स्टेरॉइड दे सकते हैं। तो सर मैंने पूछा था प्लेटलेट्स, मेगा किट वगैरह, उसका थोड़ा सा बता देंगे, कब ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं और कब क्या नहीं कर सकते उसको टर्म तक लेके जाने में, अगर उसके मजीद 40 30 पे आ जाते हैं। और सर इसका दूसरा कि आजकल पेंडेमिक की जो डेंगू है, इस तरह के पेशेंट्स पे डेंगू किस तरह अफेक्ट करता है? डेंगू कैसे? जिस तरह सॉरी। आजकल तो प्लेटलेट उसमें भी बहुत कम है ना, कि डेंगू में भी प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं। तो पेशेंट जिस तरह एक वार्ड में कल थी कि वो 60 प्लेटलेट्स उनके उनके रहते ही 60 70 हैं, तो अगर इनको डेंगू हो जाएगा तो फिर क्या होगा इनके साथ? अच्छा, डेंगू के अंदर व्हेन इज अ रिकमेंडेशन कि आपने उसको प्लेटलेट्स लगाने? 40 तक तो फिर एडमिशन कर लेते हैं पेशेंट का, या फिर उसकी प्लाज्मा लीकेज हो जाती है या ब्लीडिंग शुरू हो जाती देखो, एक तो नंबर 1 सिम्टोमेटिक, दूसरा 30 से कम हो तो वो रिकमेंड कर रहे हैं कि जी कि आपने एडमिट कर लेना है। और अगर आपके 20,000 से कम होते हैं तो फिर आपने प्लेटलेट्स लगाने हैं। लेकिन उसमें फिर वो सुबह शाम उसको रिपीट करके देख रहे होते हैं कि जी आज अगर लेट्स सपोज ये 21,000 अब आ गया है एक दिन सुबह, शाम को हमने कराए हैं तो वो 17 हो गए। ये कैंडिडेट है जिसको वो प्लेटलेट्स लगा देंगे, मेगा यूनिट। फिर अगले दिन दोबारा देखेंगे, अगर जब उसका राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा प्लेटलेट्स का, तो फिर दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आस्ता आस्ता खुद ही कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर इन आईटीबी केसेस, यस, अगर उसके पहले ही वो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें आई वुड, अगर मेरे पास पेशेंट आता है और साथ प्रेगनेंसी भी है, मैं आई विल ट्राई टू कीप इट 50 एंड 50 से अबव। उसकी रीजन मैं क्या दूंगा कि उसकी रीजन ये है कि 50,000 के ऊपर अगर आपने डिलीवरी करनी है तो वो काफी, मतलब है कि ऑन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ऑल राइट विद अरेंजिंग ऑफ प्लेटलेट्स अपना इन हैंड आपके होने चाहिए। या अगर हमने सेक्शन करना हो तो अगर 50,000 उसके होते हैं तो सेक्शन से थोड़ी देर पहले अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसे लगा के आप फिर फौरन कर देते हो। प्लेटलेट्स को स्टोर किया जा सका। जुनर आपसे पूछ रहा हूँ। सर, तो प्लेटलेट्स उसी दिन लगाने होते हैं? हाँ। सो तो प्लेटलेट्स को स्टोर तो नहीं करते? नहीं, वी कैन नॉट स्टोर, तो जैसे ही बनते हैं विद इन यस सर। फ्यू सर सर विद इन 24 आवर्स में हमें जो ट्रांसफ्यूज करने होते हैं प्लेटलेट्स, विद इन 24 आवर्स। आवर्स आफ्टर ब्लीड। नहीं नहीं, आई थिंक 24 आवर्स ही बहुत ज्यादा है। 24 आवर्स तक वो उसको आप रोक नहीं सर सकते। विद इन मेरा ख्याल है प्लेटलेट्स तो नहीं, स्टोर नहीं फ्यू हो आवर्स सकते। के अंदर इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड, अदरवाइज नहीं होते। ये चेक कर लेना, लेकिन मैं भी पूछ के आपको अगली बार बता दूंगा। लेकिन उसमें फ्यू आवर्स लगते हैं, फिर उसमें और आते हैं, लेकिन वी सर कैन। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन का पूछना था कि प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस ऑफ द पेशेंट। बॉडी सरफेस ऑफ द पेशेंट हम कैलकुलेट करते हैं, देन वी ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स। सर ये किस तरह से हम करेंगे, थोड़ा ये समझा दें। मुझे बॉडी का तो नहीं याद, लेकिन मुझे एक बैग के अंदर जो प्लेटलेट का होता है उसमें कितनी राइज होती है इसकी प्लेटलेट की काउंट एस्टिमेटेड, जैसे 5 to 8,000। सर 10,000। 5 to 8,000। मेरा ख्याल है कि ये बिटवीन 10 तक तो हैं, बिटवीन 5 to 10 के दरमियान में ही आते हैं। अब आई एम नॉट हाँ वेरी। जी जी सर, 5 to 8। जी जी। सर मेगा और मैनुअल होता है। जी मेगा में जो है 50 मेगा और मैनुअल होता है। मेगा में 50,000 और मैनुअल में 8 to 10,000। ठीक है, आई एम श्योर कि यू आर राइट।
मेगा प्लेटलेट्स के अंदर अगर आपने डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब लगवाने हैं, किस तरह लगवाने हैं, लेकिन अगर हमने सर्जरी करनी होती है तो वो बिल्कुल ही जैसे ही उसको स्टार्ट होता है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं थिएटर, बाय द टाइम वो फिनिश करते हैं तो फिर भी स्टार्ट विद द प्रोसीजर। और कोशिश हमारी ये कि अगर हमने कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना हो उसका 50,000 से अबव उसकी वैल्यू, उसके बाद करें। और लगने के बाद ऑफ कोर्स अगर सर्जरी खत्म होती है तो उसके बाद भी उसकी अपना भिजवा के अगेन आफ्टर कपल ऑफ आवर्स एंड देन डिसाइड कीजिए फर्दर हमने और लगाने हैं कि नहीं, ताकि ये ना हो कि पोस्ट सर्जरी उसको ब्लीडिंग हो जाए। और अगर वहां पे ड्यूरिंग सर्जरी या वहां पे इसका ऊज या क्लॉट्स नहीं बन रहे ब्लड का, देन और टू दैट वो करो। लेकिन फिर ऐसों के लिए ब्लड तो आप लेके अपने ब्लड बैंक में रखवा सकते हो। इसके लिए यू नीड टू हैव डोनर्स अराउंड, जिसके साथ आप उनको मेगा यूनिट या जो भी रिक्वायरमेंट हो आपका ब्लड बैंक ट्रेंड हो, ताकि वो कितनी देर में बना के दे सकते हो। सर पेशेंट रिमोट फ्रॉम द टर्म, पेशेंट रिमोट फ्रॉम द टर्म होती है तो 20 लेस देन 20,000 पे तो हम ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे ना। अगर वो टर्म के नजदीक आपको खदशा है कि ये ब्लीड करेगी लेस देन 20,000 पे, तो फिर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे ना, पहले से तो हम ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। मेरा ये मुझे इसमें आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने ये अभी रिसेंटली पढ़ा नहीं, लेकिन मैं पढ़ लूंगा। लेकिन मेरा जहां तक अपना अंदाजा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी ट्राई टू कीप इट 50 के अराउंड अबाउट। उसकी रीजन ये है कि कोई भी प्रेग्नेंट पेशेंट किसी टाइम पे प्री टर्म पे एब्रप्शन या किसी और चीज की वजह से दे कैन गो इनटू लेबर। तो ये है वो मरीज हैं जिन्होंने कोई ना कोई आपने डिलीवरी होनी है या उसको ब्लीडिंग होनी है फ्रॉम एनी साइड, तो उस टाइम पर आई बी मोर कंफर्टेबल विद अ प्रेग्नेंट पेशेंट ऑफ 50,000 एंड अबव की रेंज से उसके ऊपर रहेंगे, तो फिर देन वी काइंड ऑफ इन द कंफर्ट जोन। अगर उसके कम है तो देन वो अगर खुदा ना खासा फिर एग्जामिनर कहती है कि जी अच्छा जी मिडिल ऑफ द नाइट पे 20,000 उसके हैं और उसको अब्रप्शन हो गई या उसका सेक्शन करना है या कुछ और करना है, चाहे इमरजेंसी में, तो जरूरी तो नहीं ना कि प्रीवियस 2 सेक्शंस हैं और वो 30 वीक्स पे आके लेबर में चली जाती है, तो व्हाट विल वी डू। तो इसके लिए प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से के साथ इवन आपकी जो अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें उसको मिसकैरेज हो जाती है या उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे। सो वी विल, मेरे हिसाब से तो फॉर माय ओन कंफर्ट जोन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट, 50,000 इज अ गुड लेवल जिस पे मेरा अपना कंफर्ट मेरी पेशेंट के साथ काइंड ऑफ ये हो। पर अपना जितने आजकल डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो एग्जाम अगर अभी जब भी होना है उसमें यू नीड टू गो थ्रू दैट डेंगू एंड प्रेगनेंसी। आप कहोगे तो मैं डॉक्टर रुबीना को या डॉक्टर फरूक को वहां से, क्योंकि उनके लेक्चर्स टाइप है, तो मैं कह दूंगा कि जी टॉपिक में इसको ऐड ऑन कराते हैं ताकि वो हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास करके कर दें। अदरवाइज आई कैन डू इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, इसको मैं डिटेल पढ़ के फिर मैं इसके पहुंच दे दूंगा। लेकिन फिलहाल टू बी ऑन द सेफर साइड आई थिंक 50,000 इज पढ़ना कहाँ से पढ़ना कहाँ से खैर, लेट मी सी इफ देयर डेंगू। सर डेंगू तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, हमें तो नजर नहीं आया। अच्छा, लेट मी फाइंड आउट। Dengue prevention treatment. मैं I'll find an article इसका, क्योंकि इसमें डायटी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी तो नहीं मिल रही, लेकिन डेंगू के अपने काफी सारे हैं। पर ये आप अरूबा को याद करा देना, इसको मैं I'll find it out। लेकिन फिलहाल अगर कहीं नहीं लिखा हुआ एज अ जनरल रूल या एज अ अपना जिसमें भी हम लेट्स सपोज आईटीबी में भी करते यही हैं कि वी ट्राई टू कीप द
platelets level around 50,000 and above during the pregnancy, और जाहिर ऑफ कोर्स उसके साथ उसके बाकी सिम्टम्स भी हमने देखने हैं कि कैसे उनके अकॉर्डिंगली देन वी कैन डिसाइड कि हम उसको क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सब फर्टिलिटी के हवाले से सवाल पूछना था। पेशेंट इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, मैरिड सिंस 4 ईयर्स एंड सब फर्टिलिटी 4 ईयर्स की है विद एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड। सीमन एनालिसिस इज नॉर्मल, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम में बोथ ट्यूब्स आर पेटेंट एंड FSH इज 11 एंड LH इज 6 एंड उसका फाइब्रॉइड जो है 6.2 इंटू 6.9 सेंटीमीटर्स का है और एसिम्प्टोमेटिक है। तो हम उसमें मायोमेक्टमी का ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे या उसको छोड़ देंगे। और दूसरा मुझे ये सवाल पूछना था कि मैरिज सिंस 4 ईयर्स हैं तो इनमें हम जो है वो डायरेक्ट IVF का ऑप्शन देंगे, क्योंकि मोर देन 3 ईयर्स में यही कहा जाता है कि आप IVF की तरफ जाएं, तो वो देंगे या फिर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करेंगे। तीसरा ये मुझे पूछना था कि उसके अल्ट्रासाउंड में 1.9 सेंटीमीटर्स के फॉलिकल्स हैं, तो अगर इतने फॉलिकल्स आ रहे हैं तो फिर भी हम क्या, अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरफ जाते हैं तो देंगे ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स या नहीं देंगे। और मैं सर उसके हस्बैंड की हिस्ट्री है कि हस्बैंड जो है वो 33 ईयर्स हैं और हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं और देयर सम प्रॉब्लम इन इरेक्शन, और उसके लिए वो अगर हकीमी दवाई लेते हैं तो वो सही हो जाते हैं। तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? देखो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? एशिया कैंडिडेट जिसमें बैठ के आप IVF की चले जाओ। सर फाइब्रॉइड एसिम्प्टोमेटिक है और 6.2 इंटू 6.9 सेंटीमीटर्स का है, तो उसमें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि सब फर्टिलिटी सिंस 4 ईयर्स है, और तो फिर इसलिए मेरा ख्याल है कि मायोमेक्टमी करनी चाहिए। PV उस पे बायोमेनुअल एग्जामिनेशन पे यूट्रस 14 टू 16 वीक साइज का लग रहा था। देखो एग्जाम के अंदर ये मेरी बात याद रखो, आप कोई चीज गलत या सही नहीं है। अगर आपने जो ऑप्शन लेनी है उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, वो चीज आप डिफेंड कर सकते हो। अब ये एक पेशेंट एक लेसोज आ जाती है और इसका 16 टू 18 वीक साइज यूट्रस है और 6 सेंटीमीटर का 6 ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर का उसका फाइब्रॉइड है। अब मैं बस यहाँ पे जिस तरह आप ही ने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि जी पहले तो कुछ भी करने से पहले क्या मायोमेक्टमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मायोमेक्टमी अगर आप करते हो उसके मुझे एडवांटेजेस बताओ, अगर नहीं करते तो उसके एडवांटेजेस बताओ, और फिर मुझे बताओ में से आपको डिफेंस करने में या अपने आप को सेव करने में क्या आसानी होती। सर वो मायोमेक्टमी करने में इसलिए है कि मतलब मे बी ये कॉज हो सकती है, अल्दो ये बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो वो रिकरेंट मतलब मिसकैरेज करवा सकता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है, और मे बी ये रीज़न हो भी, तो वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 4 इयर्स हो चुके हैं मैरिज को। अच्छा, इसमें जो एक चीज हमने सिर्फ मिस कर दी वो ये है कि इस 4 इयर्स में उसने ट्रीटमेंट क्या किया या मैनेजमेंट ने अब तक क्या क्या करा है? सर HSG करा ली? कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राम में बायलेटरल ट्यूबल पेटेंट्स हैं। HSG उसने करा ली। व्हाट अबाउट जी सीमेन वो सही एनालिसिस? नॉर्मल है। सीमेन एनालिसिस नॉर्मल, तो उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है FSH LH HSG और FSH FSH इज 11 एंड LH इज 6। हाँ, ये किन डेज पे हुए थे? सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, तो सर अगर ये इस सेकंड डे पे आ गया और ये अभी आपके साइड हुई है, इसके अलावा उसने अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? ट्रीटमेंट कोई नहीं ली। हस्बैंड क्या करता है? हस्बैंड का प्रोफेशन सर मुझे याद नहीं आ रहा, पूछा था लेकिन याद नहीं है। नहीं, दे आर लिविंग टुगेदर, वो दुबई या कहीं और तो काम नहीं करता ना? They are living together and 3 times per week coital frequency है, with ठीक है, erection प्रॉब्लम है, लेकिन वो हकीमी दवाई लेते हैं तो वो सही हो जाते हैं।
वो कह रहे थे। और एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं, उसमें स्टेटिन्स और एंटी हाइपरटेंसिव लेते हैं। ठीक है, दैट इज फाइन। एक सेकंड रुको। अच्छा, अब इसमें देखो, यू मेक योर लाइफ वेरी इजी। आपने मुझे उसके मायोमेक्टमी करने की ये सारी एडवांटेजेस बता दी कि जी मे बी दैट इज द कॉज ऑफ। अब उसमें अगला आपसे पूछेगा कि जी के हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी के अंदर तो कैविटी उसकी बिल्कुल क्लियर है, इज दैट? आपको आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। हाँ, वो अगला सवाल आपसे इस एग्जामिनर पूछेगा कि जी इसकी एचएसजी के अंदर तो कैविटी इसकी क्लियर है, but how can this fibroid cause अपना इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी? और आपने कहा कि जी कि इस फाइब्रॉइड के साथ कोरिलेशन है विद मिसकैरेजेस की, अगर वो कैविटी को इंटरवीन नहीं कर रहा। ये जवाब आपने देना है, मैंने नहीं देना। सर ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं कर रहा, लेकिन मे बी कैविटी डिस्टॉर्ट कर रहा हो। और सर अल्ट्रासाउंड में ये भी फाइंडिंग्स लिखी हुई थी कि सर्वाइकल लेंथ है मोर देन नॉर्मल, मतलब लेंथ ज़्यादा है सर्विक्स की। लंबी सर्विक्स। जस्टिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब हम मायोमेक्टमी का ऑप्शन। दूसरी बात ये कि आईवीएफ से पहले तो यही होता है कि आप मतलब we मायोमेक्टमी haven't करने। decided कि we haven't decided कि we're going to go for IVF yet. Is the यस IVF सर। the first choice for this patient? नो सर। Is the IVF? I don't think so, क्योंकि अगर IVF आपने डायरेक्टली करना है तो IVF के लिए तो सिंपल गाइडलाइंस हमारी हैं। जी Any सर। fibroid which is more than 5 centimeter, they preferably it has to be removed before IVF की प्रोसीजर करने से पहले, या कम से कम उसकी हिस्टोस्कोपी जरूर होके टू आइडेंटिफाई कि वो कैविटी को इंटरवीन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इन आईवीएफ केस तो बड़ा सिंपल है, अगर ऐसा केस आता है और ये 7 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। उसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको आज बता देता हूँ। वो ये है कि जो इतना, चाहे उसका सबथ्रोजल फाइब्रॉइड हो, चाहे उसका सबथ्रोजल फाइब्रॉइड हो, वो आपके जो जब आप ईटी या एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हो, कई बार उसका यूट्रस का एंगल इतना चेंज कर देता है कि वो इतनी स्मूथली अंदर नहीं जाती ईटी कैथेटर। और जितना ईटी कैथेटर स्मूथली कंफर्टेबली ना जाए, क्योंकि अगर क्यूटली रेट्रोवर्टेड या क्यूटली एंटीवर्टेड है तो वो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो होगा तो फिर आपका सक्सेस रेट ऑफ प्रेगनेंसी इट फॉल्स डाउन। सो इन एन आईवीएफ प्रोग्राम, इतना बड़ा फाइब्रॉइड मोर देन 5 सेंटीमीटर्स, जहां से इतना खर्चा करना है, वहां पे इट इज रिकमेंडेड कि जी यू टेक आउट द माया, फिर देन यू मूव ऑन। और उसकी रीजन अगर एग्जामिनर पूछे, इवन इफ इट इज नॉट इन्वेडिंग द कैविटी, अगर कैविटी को इन्वेड भी नहीं कर रहा, वो उसका एंगल ऑफ ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ द यू कैन चेंज द एंगल ऑफ द यूट्रस, acutely anteverted, retroverted because of the weight. 6 centimeters is a big fibroid, which is almost as big as uterus. Isn't that so? So उसको तो निकालना ही निकालना है। पर is this candidate या इस पेशेंट में हम डायरेक्टली एट 32 years of age IVF करेंगे? नो सर, डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। चलो फिर हम अगला स्टेप में आपसे इससे पूछना, फिर अगर हमने IVF नहीं करना तो फिलहाल फिर क्या करेंगे? सर एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है और अगर ट्यूबल पेटेंसी भी सही है तो सर एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है ना, ट्यूब्स भी पेटेंट हैं, तो फिर छोड़ भी सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन से सर, समझ नहीं आ रहा ना किस तरफ जस्टिफिकेशन। पेशेंट आई किस लिए? फाइब्रॉइड के लिए तो नहीं आपके पास आई ना, वो तो आई है फर्टिलिटी के लिए। तो फिर जी आगे सर। मैनेजमेंट, हाँ तो फिर मैनेजमेंट क्या करोगे? यही पेशेंट आ गई, सारा कुछ सब जी कुछ इसी तरह है, फिर क्या करो?
सर क्योंकि यूट्रस का साइज जो है वो 14 to 16 वीक साइज है, तो आई थिंक मायोमेक्टमी करनी चाहिए। अच्छा चलो मायोमेक्टमी कर दी, मायोमेक्टमी के बाद क्या करो? मायोमेक्टमी के बाद सर 3 मंथ्स इसको जो है वो 3 मंथ्स के बाद इसको कंसीव करने का हम बोलेंगे कि कर सकती है, और अगर किस नहीं तरह? करती है किस तरह सर नेचुरली 3 मंथ्स करोगे? तो हम 3 मंथ्स तो आपने जी वेट सर कर दिया। अच्छा, 3 मंथ्स वेट कर लिया, 3 मंथ्स के बाद सर 3 मंथ्स तो उसके बाद जो है उसको स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन के लिए बोलेंगे। अगर 6 मंथ्स तक नहीं करती है तो फिर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की तरफ जाएंगे। ओके। देखो इसमें आपने ट्यूब चेक कर ली उसकी, उसकी अपना क्या कहते हैं मायोमेक्टमी भी कर ली, दैट्स फाइन। इशू है, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। सर आवाज कट रही है, मुझे आवाज आ नहीं रही थी। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ हस्बैंड का कोई इशू है? जी सर एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, हाइपरटेंसिव है, स्टेटिन्स और एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, और इरेक्शन में प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या करोगे? सर वो यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, एंड्रोलॉजिस्ट को, और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इंजेक्शंस होते हैं या फिर वो स्प्रेज होते हैं, वो होते हैं। और एंटी बेटा हाइपरटेंसिव हम वो फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव में भी चेंज करने से कोई वो हो फर्क। तो फिर जब आपके पास की मायोमेक्टमी के बाद इतने 3 महीनों का टाइम है, तो इस कम से कम इस टाइम के अंदर आप जी हस्बैंड की सर। तो कोई इवैल्यूएशन करा के उसकी मैनेजमेंट तो करोगे ना पहले। सर वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट वहाँ से मतलब यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट करके करवाएंगे ना। तो बेटा वो आप ही ने भिजवाना है ना उसके पास, क्योंकि पेशेंट तो आपके पास आया है। जी सर। वो तो वरना वापस कीम के पास चला जाएगा, कीम से दवाई लेके वापस आ जाएगा। कीम कैन बी गिवन देम एनीथिंग फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन से लेके स्टीरॉइड्स और एनीथिंग एल्स जिसके अपने साइड जी इफेक्ट ज्यादा होते हैं। उसको देखते हुए ड्यूरिंग दिस टाइम आपने फिर अपने हस्बैंड की उसकी मैनेजमेंट जरूर करनी है। जी सर। हस्बैंड की मैनेजमेंट करने के बाद 3 मंथ्स के बाद उसको रीवैल्यूएट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम देखेंगे। अगर तो उसको अभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ, देन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू द अपना ऑप्शन वुड बी के वी कैन गो फॉर आईयूआई। एंड ड्यूरिंग सर्जरी भी आपने ट्यूबल स्टेटस अगर पॉसिबल है तो वो भी चेक करना। जी सर। ठीक है सर FSH 11 है, इस पे कंसीव कर लेगी? जी। FSH इसका हाई है, FSH 11 है। देखो FSH इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, अगर लेकिन उसकी रेगुलर साइकिल है तो आई थिंक वी आर फाइन। लेकिन इसमें जो आप करते हो नॉर्मली FSH ज्यादा, आजकल ज्यादा रिलायबल क्या चीज है? ज्यादा रिलायबल क्या चीज है आजकल? AMH है, ओवेरियन AM, रिजर्व के लिए, we'll एंट्रल फॉलिकल काउंट। we will meet do her AMH। और दूसरा एक और चीज भी करते हैं अल्ट्रासाउंड से, वो क्या होती है? एंट्रल फॉलिकल एंट्रल फॉलिकल काउंट। इंटर फॉलिकल काउंट करेंगे। ये दोनों चीजें करने के बाद देन विल डिटरमिन कि क्या करेंगे। अगर उसका AMH भी ऑन द लोअर साइड आ जाता है और ये FSH थोड़ा सा हाई साइड पे आ रहा है, then I will be preferably going not for IUI, then I'll be straight away going after myomectomy 4 months के बाद IVF। That is the reason कि जिसमें आप उसको इसको वैल्यूएट करके जल्दी हो वो करें। लेकिन अगेन जिसका आपने IVF करना है ये भी आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि जी कि क्या वो अफोर्ड भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर तो उसको ट्यूबल पेटेंसी जो है मायोमेक्टमी से पहले करेंगे या सर्जरी करके बाद में ट्यूबल पेटेंसी? आइडली स्पीकिंग तो जी बेटा, क्योंकि वो तो
ड्यूरिंग सर्जरी आप देख सकते हो कैथेटर डाल के उसको करके, अगर तो लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो, अगर तो लेप्रोस्कोपिक बेटा अगर लेप्रोस्कोपिकली कर रहे होते हैं फिर तो बड़े आराम से तभी ड्यूरिंग सर्जरी पता चल जाता है पेटेंसी उठी। लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो फिर पोस्ट सर्जरी भी आप 6 मंथ्स के बाद उसका दोबारा HSG करा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सर क्वेश्चन ये जो था सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो ये सर्जरी अगर मायोमेक्टमी भी प्लान्ड है तो हम बिफोर स्टार्ट ही हम प्रेगनेंसी देख लेंगे या मायोमा निकाल के फिर देखेंगे, ये क्वेश्चन। यू कैन डू इट, आई थिंक दोनों तरीके आपकी ठीक है, लेकिन फिर अगर आप टाइम पे कर सकते हो, पेशेंट तो स्ट्रेट होती है तो फिर आपने इंट्रा यूट्राइन उसका कोई ना कोई कैथेटर डालना है जिसके थ्रू साइड से निकला हो, जिसमें आप डाई बाद में डाल सकते हो। वो डिपेंडिंग अपॉन कि कैविटी ओपन हुई है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी कैविटी ओपन हुई है फिर तो आप ट्यूबर प्रेगनेंसी उस टाइम पे चेक करने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि वो लीक कर जाएगी सारी आपकी डाई। तो सर बेस्ट क्या होगा कि हम किस टाइम करें? बेस्ट क्या हुआ किस टाइम करें, आई थिंक इट शुड बी डन अगर जरूरत पड़े तो पोस्ट, एक तो इंट्राऑपरेटिवली आप ऐसे देख लेते हो ट्यूब्स का स्टेटस कि ग्रॉसली नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है कि क्या उनका सिनारियो है। सेकेंड, पोस्ट सर्जरी जो है वो 3 से 6 महीने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो दोबारा आप चेक कर सकते हो। सर सर्जरी अगर सर्जरी मायोमेक्टमी हो गई है तो 3 महीने हमें उसको कुछ भी ना ओव्यूलेशन इंडक्शन कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। देखो डिपेंड करता है अगेन कि आपने कितने फाइब्रॉइड्स निकाले और अगेन के कहाँ आपका उसका इंसिजन लगा है यूट्रस के ऊपर। अगर तो एक सबसरोजल सा सिर्फ मेडिकल है और उसको आपने क्लैम्प करके से रिटायर कर दिया और कुछ भी नहीं किया, या उसकी मायोमेट्रियम पे इंसिजन नहीं लगा हुआ, तो दीज आर द पेशेंट हु कैन कंसीव इवन अर्लियर इफ दे वांट टू। लेकिन अगर उसके मल्टीपल इंसिजन एंटीरियर पे पोस्टीरियर पे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स निकले हैं, देन उनकी हीलिंग या वापस, और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनमें मायो हाइपरप्लेजिया भी हुआ होता है, जब मायो हाइपरप्लेजिया उसको भी टाइम लगता है टू श्रिंकन द यूट्रस अगेन, इसलिए फिर तो सर 3 मंथ छोड़ दें, जो भी मायोमेक्टमी हम करें तो 3 मंथ छोड़ दें, 3 से 4 इसके बाद जब तक हीलिंग हो जाए। हाँ, हीलिंग के बाद फिर देन वी प्रोसीड विद व्हाटएवर, वरना फिर उसमें यूट्रस का प्रेगनेंसी रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर आपने इसके जो अल्ट्रासाउंड IUI में बताया उसमें इंडक्शन यूज मतलब एस्टिमेटेड साइकिल होगा या अनएस्टिमेटेड साइकिल की यूज करेंगे? इसके लिए बेटा सर इसके जो cervicals आ रहे थे 1.9 सर सेंटीमीटर आप के, इसी पेशेंट का आप बता रहे थे ना कि IUI करेंगे। बेटा IUI is majority of time done with the stimulated cycles, not with the unstimulated का फायदा नहीं होता। Excuse me, sir. IUI unstimulated में नहीं करते। Excuse me, sir. जी सर इसके follicles जो है Let's suppose, sir, intraoperatively अगर हम HCG करते हैं and it becomes clear, and after 3 months if we do the HCG and the tubes become blocked, so how would we counsel the patient? नहीं, that is the things which we need to discuss with the patient prior hand. लेकिन post surgery because of the adhesion formation, it is possible, yes, कि post surgery के बाद आप tubes block हो सकती हैं। देखो मैं ये तो मायोमेक्टमी करनी है या नहीं करनी, ये सारे प्रोज एंड कॉन्स वहां पे आप इवैल्यूएट करके देन यू गिव द ऑप्शन टू द पेशेंट। सर मैंने एक पेशेंट देखी थी कल, वो 44 इयर्स लेडी थी, 4 इयर्स की उनकी हिस्ट्री थी। 4 ईयर बैक उनकी कोई सर्जरी हुई, उससे पहले उन्हें 1 ईयर से पेन था, लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया भी और डिस्परूनिया भी। सर उस टाइम उनका डायग्नोज, वो पढ़ी लिखी थी, काफी स्टाफ ही थी, तो वो कह रही थी कि मेरा डायग्नोज जो है वो एंडोमेट्रियोसिस बना था। उन्होंने मुझे डेनाजोल भी दी लेकिन मेरा पेन सेटल नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी प्राइवेट सेटअप में कहीं, लेकिन सर्जरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते थे उन्होंने कोई फाइब्रॉइड निकाला है, कुछ किया, लेकिन उन्होंने कोई हिस्टोपैथोलॉजी नहीं भेजी। बस जब मुझे लगता है उन्होंने मुझे ओपन क्लोज किया, जो उसके खुद के वो थे। एंड देन वो अगेन प्रेजेंटेड की थी, उसके 8 महीने के बाद सर्जरी के 6-7 महीने भी पेन उसका सेटल नहीं हुआ, थोड़ा सा कम जरूर हुआ लेकिन सेटल नहीं हुआ। और अब दोबारा वो सेम सिम्टम्स के साथ थी सर। एंड ओवेरियन मैस था 7 सेंटीमीटर तक का था लेफ्ट एडनेक्सा में, राइट क्लियर था, पेशेंट टेंडर नहीं थी एग्जामिनेशन पे। यूट्रस जो था वो 10 वीक साइज था, बल्कि था। और सर एब्डोमिनल पे कोई फाइंडिंग नहीं थी। सर मैंने जो अपने डीडीज रखे थे इनके, वो ये रखे थे कि एंडोमेट्रियोसिस रखा था मैंने इसमें, और सेकंड पे मैंने रखा था सर कोई फाइब्रॉइड, क्योंकि 10 वीक साइज का मैस है, एडिनोमायोसिस भी साथ में।
और सर थर्ड पे मैंने टीओ मैच रखा था, क्योंकि वो कंप्लेन करती थी कि अब जो मुझे साइकिल आता है 10 डेज बिफोर मुझे स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, 14 डेज ब्लीडिंग होती है, 14 डेज और 16 डेज वो ब्लीड फ्री रहती है। 14/15 का साइकिल था, उसमें 14 डेज में 10 डेज उन्हें सिर्फ स्पॉटिंग होती है और पेन होता है शदीद, और जो आखिर के 2 डेज है उनमें उनमें उन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसमें 5 to 6 पैड्स सोक करती हैं, फुली सोक करती हैं, थिक पैड्स विद द पैसेज ऑफ क्लॉट्स। तो सर ये मेरे डीडीज थे इसमें। अब जो है वो चाह रही थी कि मेरी टीएच हो जाए। वो नली पैरस थी, 44 ईयर्स थी, और वो कह रही थी मुझसे अब पेन बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत साल हो गए सबको करते हुए, तो आप मेरी ओवरीज भी निकालें, आप मेरा यूट्रस भी निकालें। सर तो मेरा सस्पिशन इसमें एंडोमेट्रियोसिस ही था। तो अब हम इसमें अगर इतनी यंग एज में 44 में टीएच बीएसओ कर देते हैं, तो सर रिकरेंस तो एंडोमेट्रियोसिस की फिर भी रहती है। तो हम उनको एचआरटी पे डालेंगे या हम उनकी एक ओवरी छोड़ देंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे एक ओवरी नॉर्मल थी। सर ये मैंने आपसे डिस्कस करना था। बेटा ये देखो, ये भी एक बड़ा, इससे पहले बिफोर वी गो फॉर टीजीएसओ उसमें आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि इसके एफएसएच के लेवल्स करा सकते हो या एएमएच के लेवल्स करा सकते हो। अगर तो एएमएच लेवल्स आर वेरी वेरी लो, फिर तो लेट्स सपोज कि वो तो जा ही मेनोपॉज पे रही है, और 44 पे वैसे ही सक्सेस रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ अर्ली ट्रीटमेंट बहुत कम होता है। तो शी माइट बी अ कैंडिडेट जिसके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी ये कराने के बाद देन विल काउंसल हर फॉर रिलीफ ऑफ कंप्लीट पेन के लिए बायलैटरल ये टोटल एब्डोमिनोस्टेक्टमी प्लस बीएसओ दोनों साइड्स के करो। आई विल नॉट लीव द अदर ओवरी। अगर वो एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमाइसिस है और इतना बड़ा उसका सिस्ट है, जो आपकी इसकी डीडी है उसमें जो और चीजें चाहिए, जो आपकी डीडी में चीज ऐड होनी चाहिए वो ओवेरियन की अपना क्या कहते हैं टीओ मास आपने कर दिया, लेकिन ओवेरियन की जो सारी जो डीडी में आती हैं लिस्ट में वो भी आना चाहिए, क्योंकि यूट्रस आपने का 10 वीक साइज है और साथ में पहला डीडी बेनाइन ओवेरियन सिस्ट बनाना चाहिए। उसके बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं, जिसके लिए आपने बाकी उसके ट्यूमर मार्कर्स और वो सारी चीजें बिफोर यू गो अहेड विद द सर्जरी वो भी आप कराओगे। मेरे हिसाब से तो उसका डॉक्टर भी होना चाहिए, और अगर पेशेंट अफोर्डिंग है और इसको देखने के लिए एंडोमेट्रियोसिस को देखने के लिए वो आपका एमआरआई भी होना चाहिए। एमआरआई अगर आपसे पूछेंगे कि जी आपने क्यों कराया, उसमें कई बार ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें प्रॉब्ली अगर उसका ओपन क्लोज हुआ था तो दैट वुड बी काइंड ऑफ ग्रेड स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस, एंड स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस के अंदर उसके स्प्रेड देखने के लिए ऑफ द रेक्टम एंड बाकी एरियाज को भी इवैल्यूएट करने के लिए होगा। उसको देखने के बाद, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए आपका कंप्लीट अगर उसकी आपने ट्रीटमेंट चाहिए होती है तो देन ऑफ कोर्स टीएचबीएसओ, और उसकी अगर इंटेस्टाइन पे कहीं इन्वॉल्वमेंट है ऑफ एंडोमेट्रोसिस का तो देन विद सर्जन को बुला के उसकी भी करेंगे, लेकिन फिर वो बहुत एक्सटेंडेड किस्म की सर्जरी हो जाती है, जिसमें फिर आपकी इसकी क्या कहते हैं सिग्मॉइड रिसेक्शन भी होती है, और उसमें नोड्यूल्स जो होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के ऑन द क्या कहते हैं लार्ज कट, उनको भी कई बार एक्सरसाइज करना पड़ता है, कई बार शेव करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें विल बी देन अंडर कंसिडर्ड। ठीक, अगर पेशेंट कहे कि जी मेरी इंटेस्टाइन वाला पार्ट आपने नहीं मूव करना या उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा होती हैं क्योंकि पढ़ी लिखी है, देन आप अपनी तरफ से सिर्फ टीएचबीएसओ करके चले जाओगे, लेकिन साथ आप जरूर ये बता दोगे कि दिस विल नॉट गारंटी कि ये उसकी पेन कम्प्लीटली या कितने % रिलीफ होती है कि नहीं होती, एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग सर्जरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो डैमेज टू द रेक्टम है, डैमेज टू द ब्लैडर है, और मे बी इनकम्प्लीट सर्जरी है, और मे बी पार्शियल फ्रेक्टमी है, पार्शियल और दोबारा उसका होना है। ये सारी चीजें सर और एक और चीज, थैंक यू सो मच सर, बहुत क्लियर हो गया सर। एक और चीज पूछनी थी, क्योंकि ये लेक्सोटेनिल वगैरह भी ले रही थी, वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थी, उनकी इस पेन की वजह से, जैसे एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स होती हैं, बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब थी। सर अब मैं उनकी दोनों ओवरीज निकाल दूंगी तो उनको तो सीवियर सिम्टम्स आएंगे मेनोपॉजल वाले, और जो टिबोलोन और कंटिन्यूअस सीओसीज रिकमेंडेड हैं सर, वो तो हम 1 ईयर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस 1 ईयर के ड्यूरेशन में मैं उन्हें क्या ऐसा दूं? Why 1 year? सर पता नहीं, मैंने जो अभी कल रिसर्च की इसके ऊपर, उसमें टिबोलोन हम दे सकते थे, लेकिन वो लिखा उन्होंने कि आपने हिस्टेक्टमी के 1 ईयर के बाद देनी, उससे पहले आपने नहीं देनी। सर मुझे ये बात क्लियर करनी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि 1 ईयर का आपने वेट करना है। इट विल डिपेंड अपॉन पेशेंट सिम्टम्स, क्योंकि देखो ये भी रिमेम्बर करो
कि ईस्ट्रोजन ओवरीज में तो होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ द पेशेंट्स एज वेल। तो जो इनके BMIs वैसे ही थोड़े ज्यादा होते हैं, नॉर्मली उनको फॉरन मेनोपॉजल सिम्टम्स फॉरन नहीं आते। इट टेक्स सम टाइम, मे बी 3 months 6 months, अब मेरे तक वो आराम से चलते हैं। आप उन्हें काउंसिल जरूर करोगे। उसको काउंसिल करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, फिर आपके पेशेंट की आपकी मैनेजमेंट होगी सिम्टोमेटिक। अगर वो हॉट फ्लैशेस और जितने सारे आपके हैं अगर वो होता है, तो फिर आप उसको HRT के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ईस्ट्रोजन भी दे सकते हो, प्रेमरिन भी दे सकते हो, और उसके अलावा जिससे आपने कहा कि टिबोलोन या जो भी आपकी अगली चॉइस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैनेज। सर तो हम कंटिन्यूअस COCs पे रिकरेंस से प्रिवेंट करने के लिए नहीं डालेंगे। HRT तो चलो हम वेट करेंगे अगर सिम्टम्स के हिसाब से देंगे, लेकिन अगर रिकरेंस हमने प्रिवेंट करनी है तो उसमें हम कंटिन्यूअस COCs पे डालेंगे इन पेशेंट को आफ्टर ऑपरेशन THBSO। 44 पे थोड़ा सा ध्यान से देनी पड़ती। यू कैन नॉट गिव इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, रिमेंबर दिस। 40 साल से ऊपर तो थोड़ा सा आपको ये नीड टू बी, किसी को भी देनी है, किसी वजह से भी देनी है, तो उसको आपने उसको वैल्यूएट करके कि जी उसको फिर माइग्रेन नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में एम्बोलिज्म का कोई हिस्ट्री नहीं है, वो स्मोकर नहीं है, और उसका BMI सारा कुछ देखने के बाद देन यू डिटरमिन। लेकिन सर ठीक है, yes, between 35 and 40, that between 35 and 40 I am very comfortable, लेकिन 40 से above COC should not be the first choice, जिसमें यूट्रस निकल भी गया है। प्रोफाइलेक्टिकली हाँ, जिसमें सर देखो जिसमें यूट्रस निकल भी गया है, नहीं मुझे समझ नहीं, प्रोफाइलेक्टिक क्या देना चाहते हो आप? सर प्रोफाइलेक्टिकली रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए मैं कुछ दूं इनको, या फिर मैं इनको इस मतलब बस काउंसल कर दूंगी? वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सर्जरी कैसी हुई। इफ यू थिंक कि जी आपका सारी चीजें पहले बिल्कुल क्लियर हो गया है, आपने सारा कुछ निकाल दिया है, देन प्रॉब्ली यू डोंट नीड टू। अगर आपका ख्याल है कि जी के बीच में अभी भी उसका स्प्रेड इतना ज्यादा था कि नोड्यूल्स वगैरह थे, देन ऑफ कोर्स यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है सर, मतलब अपने हिसाब से देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर अगर कंट्राइंडिकेटेड है, 45 ईयर्स से ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी है और हमें रिकरेंस से भी प्रिवेंट करना है, तो हम क्या दें उसको फिर? फिर हम क्या क्या दे सकते हैं, बताओ ऑप्शंस क्या क्या? पहले तो है। अच्छा, सर टिकोलोर है, SNRI है, SSRIs हैं, क्लोनिडीन है सर, SNRI वेनिलाफेक्सिन, और सर एक और है, वो दोनों से साइटोलोप्राम, ये दोनों सेफ हैं सर, ये दे सकते हैं। एक और टैबलेट भी है ये जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, लेकिन वो दुबई में रिकरेंट के लिए जो है हम एरोमेटिस इनहिबिटर भी देते हैं। यस, वो तो एड बैक के लिए देते हो बेटा, दैट इज एन एड बैक थेरेपी। नो सर, एड बैक थेरेपी तो हम HRT जब देंगे तब देंगे ना, लेकिन एरोमेटिस इनहिबिटर भी हम जो डीप एंडोमेट्रोसिस है उसकी प्रिवेंशन के लिए देते हैं आफ्टर सर्जरी। वो आप लेकिन फिर देन इट इज डन, जैसे ये फेमरा वगैरह है फॉर वंस 2.5 मिलीग्राम की OD, वो कंटिन्यूसली वो भी दे सकते हो। जी सर, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे ये केस है, अब इसमें जो है एडिशंस भी हैं, तो हम क्या इसमें पहले डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करेंगे फॉर कंफर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? बेटा एंडोमेट्रोसिस की तो जो डायग्नोसिस है ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन के CA-125 की क्या रिपोर्ट आती है और MRI की क्या रिपोर्ट आती है। दूसरा जो आपकी सर्जरी है, बल्कि वो भी रिकमेंडेड है कि वो लेप्रोस्कोपिकली हो, जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे जाहिर है फिर आप ओपन सर्जरी करो। सर थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैंने पूछना था कि अगर 7 to 8 सेंटीमीटर का फाइब्राइड है और हमारे प्लान में IVF भी नहीं है, नेचुरल कंसेप्शन है या ओवुलेशन इंडक्शन है, HSG भी नॉर्मल है, तो फिर भी हम माइमेक्टमी करेंगे? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन कि पेशेंट की इनफर्टिलिटी की कितनी लंबी हिस्ट्री है,
फाइब्रॉइड की लोकेशन कैसी है, पेशेंट के सिम्टम्स कैसे हैं, और इस तरह आगे लेके चलोगे। ऑफ कोर्स हस्बैंड की वैल्यूएशन भी इसमें शामिल है। लेकिन फॉर सब फर्टिलिटी एनीथिंग जो आप एब्डोमिनली फील कर सको फाइब्रॉइड, मैं ये सिंपल करने के लिए बात कर रहा हूँ, इट इज बेटर गेट इट रिमूव। एंड द रीजन फॉर इट इज, जो यंगर पेशेंट है, लेट्स सपोज वो अगर 20 साल की है और उसका 8-9 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, जब तक उसके पीरियड्स आने हैं उसने ग्रो करना ही करना है, इट विल गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और जितना बड़ा होगा उसके कभी ना कभी उसे सिम्पटोमेटिक होना ही होना है। और साथ गलती से फर्टिलिटी, यस इसमें अगला आपको एग्जामिनर हमेशा ही सवाल पूछेगा, आप सर्जरी करते हो, पोस्ट सर्जरी पहले ट्यूब खुली थी, अब ट्यूब बंद होगी। उसमें फिर जो आप कहोगे कि ड्यूरिंग सर्जरी जब भी आप कर रहे होगे, यू विल केयरफुल, एडिशन प्रिवेंशन की जो जो स्टेप्स होते हैं वो आप सारी चीजें लोगे। और उसके बाद अंदर एडिशन प्रिवेंशन के लिए आजकल जेल्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में हैं, जो हम यूज कर सकते हैं, वो हम पोस्ट सर्जरी हम यूज करेंगे। इंट्राऑपरेटिवली ट्यूब्स की स्टेटस देखेंगे, ट्यूब्स को मिनिमम हैंडल करेंगे, सिर्फ फाइब्रॉइड्स को करेंगे। सूचरिंग के अंदर हम विल मेक श्योर कि जैसे बेसबॉल सूचर्स होते हैं वो हम लगाएंगे ताकि बाहर की साइड ना हो। तीसरा, कोशिश करेंगे कि एंटीरियरली सरफेस ऑफ द यूट्रस की तरफ से जितने मैक्सिमम फाइब्रॉइड्स निकल सकें वो निकालें, सिंगल कट से जो निकालें वो करें। ये सारी प्रिकॉशंस हम लेने के बाद एंड ऑफ कोर्स पेशेंट को इसकी इम्प्लीकेशन बताने के बाद देन विल मूव ऑन। एक मरीज है जिसकी 3 महीने शादी हुई है और वो वही फाइब्रॉइड्स के साथ इतने बड़े आ जाती है, उसका सिनारियो फर्क है। एक पेशेंट जो 6 साल की शादी हुई है या 3 साल से ज्यादा उसकी शादी हुई है और उसका 18 वीक का साइज यूट्रस है, उसमें फाइब्रॉइड है, एसिम्प्टोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट सिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक है, उसकी ट्रीटमेंट फर्क होगी। एंड ऑफ कोर्स उन 3 सालों में 4 सालों में क्या हस्बैंड साथ रहा है, पता चला है शादी के 2 महीने बाद वो बाहर चला गया था, अब वो वापस आया है, तो फिर वो सिनारियो फर्क है। इसलिए इसकी इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू दैट नीड्स होगी। क्योंकि अगर मैं डिफेंस उसका इस तरह कर दूंगा कि जी इस फाइब्रॉइड में भी दिस इज नॉट द कॉज ऑफ फर्टिलिटी, लेकिन स्टिल इट इज अ पैथोलॉजी which can cause in any way some kind of subfertility, and they haven't conceived for the last 3 years and they've been living together, trying together, they've taken so many of treatments. So I'll prefer कि जी हम पहले इसकी myomectomy करें and then we can proceed according to whatever the desires or required of जो भी होगा। हाँ, एक मरीज है जिसकी अभी 3 महीने शादी हुई है और वो इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ आ जाती है और एसिम्प्टोमेटिक है, we can give them about 3 months 6 months और भी आप ट्राई करो। नेचुरली अगर प्रेगनेंसी होती है तो वी देन विल डिटरमाइन एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सी। थैंक यू सो मच सर। सर आपने इसमें क्या बोला कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सर्जरी हो गई है फिर ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो फिर हम क्या इसका आंसर करेंगे? बेटा अगर सर्जरी होगी या ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं उसके फिर तो 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक नंबर 1 IVF है, दूसरा फिर ये है जहाँ पे अवेलेबल है कि आप अगर एडिशंस बनी हुई हैं तो लेप्रोस्कोपिकली जाके ट्यूब्स को क्लियर करके उनको ओपन करने की कोशिश करो, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट क्या है। अगर कहीं भी कुछ नहीं है और पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है फिर ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज से कि जी फिर कुछ ना करने से बेहतर है कि फिर हम उसकी लेप्रोटमी करके दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि पहले अगर उसकी लेप्रोटमी की वजह से एडिशंस बनी है, फर्दर करोगे तो फर्दर एडिशंस बन जाएंगी और फिर चांसेस उसके और कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सर हम जो फाइब्रॉइड है इंटीरियर है पोस्टीरियर है या जो है जहाँ पे भी हम वहाँ से निकालेंगे तो सर इनमें इंसिशन जो है हम वर्टिकल देंगे या ट्रांसवर्स देंगे? वो दैट रियली डजंट मेक इट। देखो आपने किस तरह काम करना, यू इमेजिन के उनकी लोकेशन कैसी है, आपने सूचरिंग कैसे करनी है, उनका साइज कैसा है, एंड लास्ट पे यू डू आज जाके एनाटॉमी देखोगे यूट्रस की, जो यूट्राइन की वेसल है उसकी किस तरह सप्लाई आती है पूरे यूट्रस में, तो उनको जितना मिनिमम कट करेंगे
उसमें मिनिमम उसकी ब्लड लॉस होता है। लेकिन ऑफ कोर्स ब्लड लॉस कम करने के लिए वेसोप्रेसिन भी एक चीज होती है जो यूज की जा सकती है, जो वेसोकंस्ट्रिक्शन करती है ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिवली ब्लड लॉस कम। एग्जामिनर्स ये सुनना चाहते हैं कि वर्टिकल दोगे या ट्रांसफर, वो तो डिपेंड करता है, जो मोस्ट एग्जामिनर्स वांट्स वर्टिकल इंसिशन, वो नहीं बेटा, बेटर होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स पे, उनकी लोकेशन पे, और वो किस जगह से आपने कितने निकाले। आइडिया इज 1 इंसीन के अंदर अगर सारे पास हैं तो 1 इंसीन के थ्रू आप सारे निकाल दोगे ताकि उनको सूचर आप अच्छा कर सको। तो ये तो जब हम डिसीजन लेते हैं उसमें अपना जब इंट्राऑपरेटिवली करके वो देखें। पर जब इस तरह की एक फाइब्रॉइड है और आपको ब्लड सप्लाई का अंदाजा है ये दोनों साइड से यूट्राइन आ रही है, दोनों साइड आने के बाद उनकी ब्लड सप्लाई इस तरह करके आपस में पूरे यूट्रस में स्प्रेड करती है। अगर आप उसको वर्टिकल इंसीन देते हो ज़ाहिर है ज़्यादा ब्लड वेसल्स कटेंगी, ज़्यादा ब्लड वेसल्स कटेंगी तो ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल दोगे तो फिर उसमें कम होने के चांसेस होते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, नंबर्स और आपकी एक्सपर्टीज पे करता है आप कहाँ पे। थैंक यू सर। सर मेरा सर क्वेश्चन एक सर एक जी सर पेशेंट है अबाउट 21 years old and she is asymptomatic and she has a mass into abdomen, fibroid about 3 into 3 centimeter in size and 2 in number and 1 in anterior wall and 1 in posterior wall. Okay, sir. And she's asymptomatic, and she wants to pregnant because her marital status is about 9 months. Then sir, फिर हम क्या करेंगे इसको? 3 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू द बुक्स के इसको हमें रिमूव करना है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, जैसे आपने बताया कि ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे मेंसेस इसको आते जाएंगे। तो फिर सर इसको इनफर्टिलिटी क्योंकि ये 9 मंथ इसको हो चुके हैं तो ये इसको हम रिमूव करेंगे बाय सर्जरी? नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट इज द बेस्ट चॉइस टू रिमूव अ 3 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड। आप अपने ज़हन में जो कट ऑफ मैंने रखी हुई है या जो रिकमेंडेशन है वो 5 सेंटीमीटर की बेटा। अच्छा। जो 5 से कम है और एसिम्प्टोमेटिक है उनको तो नहीं हाथ लगाना, हाथ लगाओगे उसमें आप फंस जाओगे एग्जामिनर के हाथ में कि जिसकी तो ट्यूब में तुमने ऑपरेशन किया और बंद कर दिया। उनको आप उसको आप ऐसे लेके चलोगे जो एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे उसके फाइब्रॉइड्स है ही नहीं, अनलेस कैंटल वो सिम्प्टोमेटिक है या इंट्रा कैविटी है। अच्छा, ये 2 रीजन है, पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है या कि जो फाइब्रॉइड 1 सेंटीमीटर का भी इंट्रा कैविटी है। जो इंट्रा कैविटी वाला है वो आपने फिर हिस्टोस्कोपी जाके 0-1 वाले जो हैं वो हिस्टोस्कोपिकली निकलेंगे और उसके बाद वाले जो बाकी वाले हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जाके निकलेंगे फीगो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन 3-5 सेंटीमीटर से कम एसिम्प्टोमेटिक है, ट्राई इट इज इजियर टू डिफेंड इन एग्जाम कि ठीक है। हाँ, आप ये जरूर कहोगे जी जब ये बड़े होंगे, जब सिम्प्टोमेटिक होंगे तब वी कैन सी। फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक सो कि दे आर द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एंड दे विल कॉज एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड ने क्या प्रेगनेंसी में क्या कॉज करना है, इफ दे आर देयर तो उसके बाद देखेंगे। एंड हाँ, उसमें ये एग्जामिनर जरूर पूछ सकता है एक सवाल कि अच्छा आप इसका सेक्शन कर रहे हैं और वो 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, क्या इसको निकालोगे कि इसको नहीं निकालोगे? नहीं निकालेंगे सर, नहीं निकालेंगे अनलेस के अंटिल वो आपके इंसियन लाइन के अंदर आ रहा है। जी सर। अगर इंसियन लाइन के अंदर आ रहा है then it is better to take it out because it bleeds and difficulty in suturing. हाँ, अदरवाइज अगर वो ऊपर है, फंडस पे है, पोस्टीरियर वॉल पे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे और उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे आफ्टर 3 months ऑफ डिलीवरी एंड देन डिपेंडिंग ऑन साइज एंड वो सारा कुछ हम देन फैसला करेंगे। एंड ऑफ कोर्स पेशेंट की फर्टिलिटी विशेष अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो लेट इट बी, सिम्प्टोमेटिक होगा तब हम उसको देख लेंगे और वैसे भी उसके साथ कंसीव तो कर लिए। अच्छा बेटा, आई हैव टू गो। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अभी मेरे ख्याल है डॉक्टर शहनाज ने आना है। वेलकम बेटा। ओके जी, थैंक यू सो मच सर।